हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब तक के वीडियो में हमने देखा कि एक सिंगल चार्ज की वजह से या फिर एक सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके बाद डाइपोल हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है। लेकिन अब तक हम लोग देख रहे थे कि कुछ एक काउंटेबल चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर अनकाउंटेबल चार्ज हो, यानी कि बहुत सारे चार्ज हों, चार्ज का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से देखेंगे। अब देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हर सिचुएशन में ही कुछ एक काउंटेबल चार्ज जिनके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला मतलब कूलॉम लॉ या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन कर सकें। ये अगर बहुत सारे नंबर होंगे तो ये कैलकुलेशन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं कि अगर नया कोई दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे कि अगर बहुत सारे चार्ज हो तो उनको काउंट किए बिना ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सके, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहली क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ले रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बना लें, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में भी आपने देखा था कि इस तरीके से हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है और एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस केस में हम लोग यूज़ करते हैं? अदरवाइज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब बोलेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर कोई एक सरफेस हम लोग अंडरस्टैंड करके चले, एक पर्टिकुलर सरफेस, एक पर्टिकुलर एरिया हम लोग लेके चले कि बाकी के एरिया, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमें बात करना हो कि इतना एक पर्टिकुलर एरिया ही हमें लेना है, जैसे कि मान लो कि सिर्फ और सिर्फ ये एरिया ही हमें लेना है और इसके अंदर ही सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताना है, तो सिर्फ इससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही हमें मतलब होना चाहिए। उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही क्वांटिटी है कि एक पर्टिकुलर सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है इसको हम लोग एस नाम दे देते हैं और आपको पता है कि सरफेस जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो अगर ये इस तरीके से सरफेस है तो इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी। तो मान लेते हैं उसको इस तरीके से शो कर देते हैं कि ये इस सरफेस की डायरेक्शन है, ये एस की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से है ही, ये ई की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रखा है, सब जगह एक ही डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी सब जगह सेम है। तो अब सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल जो है वो थीटा से हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो देखिए अब क्योंकि जो फील्ड लाइंस जा रही हैं और जो सरफेस है उनके बीच एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, किस तरीके से फॉर्मूले में डाल सकते हैं। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, और फाई ई इक्वल्स टू होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और डॉट का आप लोगों को पता है स्केलर प्रोडक्ट ई एस कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, सरफेस पर डिपेंड करता है, और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस, इस एंगल पर भी डिपेंड करता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, क्योंकि वो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कितनी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। अगर इस पर्टिकुलर एरिया में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कम होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। उसके बाद देखो, अगर बात करें इस फॉर्मूले पर, अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो देखो कोस थीटा पर डिपेंड करता है। तो कोस थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग फाई ई की वैल्यू किस तरीके से डिपेंड कर सकती है। कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग फाई ई यानी कि फ्लक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकता है। पॉजिटिव किस केस में हो सकता है, देखिए अगर कोस थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारा फाई जो है, फाई ई भी पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव कब होगी, जब कोस थीटा इक्वल्स टू -1 होगा। अब देखिए पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच होता है। 0 और 90 के बीच जब थीटा होगा तो कोस थीटा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है और 0 से 90 के बीच होगी और तब फाई ई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। उसके बाद देखिए नेगेटिव होगी जब थीटा की वैल्यू 90 से और 180 के बीच हो। 90 और 180 के बीच जब होगी थीटा की वैल्यू, तब कोस थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू -1 थीटा होती है, इक्वल्स टू तब फाई 180 पर ई कोस की थीटा की वैल्यू वैल्यू भी -1 नेगेटिव होती है। होगी। ठीक है, और अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तब कोस 90 की वैल्यू 0 होती है और उस केस में फाई ई की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होगी। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो तब क्या करेंगे, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम नहीं हो तो उसके बाद एक सरफेस को एक साथ में कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। कि मान लो कि हमारा ये सरफेस है, इस तरीके से हम लोग सरफेस ले लेते हैं, सरफेस की भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सब जगह सेम नहीं है, सब जगह डिफरेंट है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग है सब जगह, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स भी सब जगह सेम होगा। तो अब इस पूरे सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम लोग कैसे फॉर्मूला में डालेंगे, तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे जो सरफेस है उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, जहाँ पर ऐसा माने कि हम लोग कि एक पर्टिकुलर छोटे से एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अगर पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर हो सकता है ना कि सिर्फ इतने एलिमेंट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, फिर इसमें सेम हो, यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3, यानी कि एक छोटे छोटे एलिमेंट को कैलकुलेट करके फिर हम लोग उसको साथ में समराइज कर दें अगर, तो फिर उसके लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई हमने एलिमेंट ले लिया है और इसका डायरेक्शन जो है डेल्टा एस आई, क्योंकि हमें नंबर्स देने पड़ेंगे इसलिए हमेशा आई से ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एस आई दे दिया है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, E1 नहीं, इसको भी EI लो क्योंकि हमें इनके वैल्यूज देनी पड़ेंगी। अब देखिए इनके बीच एंगल जो है वो थीटा हम लोगों ने ले लिया है। अब इस एक पर्टिकुलर के लिए अगर फ्लक्स हम लोग बताएं तो फाई आई इक्वल्स टू EI डॉट डेल्टा एस आई, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। अब देखिए अगर 1 के लिए, अगर यहाँ पर सिर्फ इस सिंगल एलिमेंट के लिए लेंगे तो 1 रख सकते हैं, फाई 1, तो ये E1 हो जाएगा और ये डेल्टा एस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से किसी दूसरे एलिमेंट के लिए करें तो फाई 2 इक्वल्स टू E2 इंटू डेल्टा एस 2,
इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी तरीके से बाकी सब के लिए भी लिख सकते हैं। अगर अब इन सबको साथ अगर हम लोग कर दें तो फिर पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास में आ सकती है। इन सबको अगर प्लस कर दें, और प्लस के लिए कौन सा साइन यूज़ करते हैं हम लोग, आपको मैंने पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में कि समेशन कर सकते हैं हम लोग। अगर समेशन कर दें तो इनको एक साथ रखा जा सकता है, डॉट डेल्टा एस आई वेक्टर। और समेशन का मतलब यही होता है कि आप वैल्यूज रखते जाओ आई की और इनको ऐड करते जाओ। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इसको डाला जा सकता है। उसके बाद देखो समेशन जो है उसको इंटीग्रेशन में चेंज करना, ये सब 11th क्लास में आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हो कि समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज किया जा सकता है अगर उसकी लिमिट बहुत ही कम होती है। अगर उनके बीच में जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल है तब इस समेशन को हम लोग इंटीग्रेशन में चेंज कर देते हैं। तो कंडीशन क्या हुई, डेल्टा एस आई टेंड्स टू 0, यानी कि ये जो है वैल्यू बहुत ही कम है, 0 के बहुत पास है, तब इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो फाई आई इक्वल्स टू या फाई ई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आई को हम लोग यहाँ छोड़ सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात हो रही है, इसलिए फाई ई। अदरवाइज अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करते हैं तो फाई बी हो सकता था यहाँ पर। इंटीग्रेशन और ई डॉट डेल्टा एस, इस तरीके से हम लोग फाई ई की वैल्यू अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो रख सकते हैं। अब क्योंकि हमने इस समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया है इसलिए इस डेल्टा को हम डी में चेंज कर देंगे। ये सब भी रूल आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हो। इसको हम लोग कर देंगे डी एस वेक्टर, और क्योंकि ये इंटीग्रेशन एक क्लोज सरफेस के लिए है इसलिए इसको क्लोज सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देंगे। तो उसके बाद बात करें अगर पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से हम लोग समझेंगे फ्लक्स को, तो देखो अगर बात करें कोई एक क्लोज सरफेस है उससे फील्ड लाइंस अगर इस तरीके से पास हो रही हैं तो फील्ड लाइन एंटर भी कर रही है और फील्ड लाइन बाहर भी निकल रही है, यानी एग्जिट भी कर रही हैं। तो टोटल फ्लक्स कैसे हम लोग समझेंगे, तो टोटल फ्लक्स को समझने के लिए देखिए यहाँ पर जो एंटर कर रही है फील्ड लाइन उनको नेगेटिव समझा जाता है और जो एग्जिट कर रही है उनको पॉजिटिव समझा जाता है। इस तरीके से टोटल नेट फ्लक्स जो है उस निकाला जाता है, एंट्रिंग और एग्जिटिंग, ठीक है, एंट्रिंग प्लस एग्जिटिंग, इस तरीके से टोटल नेट फ्लक्स को निकाला। उसके बाद बात करते हैं इसकी यूनिट और डायमेंशन की। तो इसकी एसआई यूनिट जो है ये यूनिट हो जाएगी इसकी हमने देखी थी न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। एक ई के लिए हमने देखी थी वोल्ट पर मीटर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग तो यहाँ से जाएगा वोल्ट पर मीटर और इसकी एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी वोल्ट इंटू मीटर, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। और डायमेंशन की अगर बात करें तो देखिए डायमेंशन यहाँ से हो जाएगी इसकी m1 L3 T-3 A-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन भी उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने ई के लिए निकाला था उसके अंदर मीटर स्क्वायर को बस ऐड करना है, उसके बाद इसकी डायमेंशन आ जाएगी। सो आज का वीडियो ये हमारा यहीं तक था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।